Good morning, children. Babita Parmar, welcome you all in your own channel Physics की आवाज़, providing you physics easy notes. बच्चों, हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 5 के लेक्चर नंबर 6 में और आज पढ़ने वाले हैं हम about the centripetal force and centrifugal force, right? So centripetal force जो है वो क्या है? इससे पहले मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 19 में पढ़ाया हुआ था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. पहले है क्या चीज़ ये सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स. जिन बच्चों ने मेरा लेक्चर नंबर 13 ऑफ चैप्टर 4 नहीं देखा है, प्लीज़ उस पर जाएँ. वो 1.5 घंटे का लेक्चर है जिसमें वेरियस एक्सेलरेशन प्रेजेंट इन अ सर्कुलर मोशन एक्सप्लेन किए हुए हैं. वहाँ बहुत डिटेल में मैंने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ाया हुआ है. और इफ़ यू रिमेंबर, हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो रिलेशन थी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट इज़ v² अपॉन r, जो है ये वैल्यू कैलकुलेट की थी उसकी. दिस वैल्यू ये डिराइव आउट की हुई है वैल्यू. तो अब कोई चीज़ एक्सेलरेट कर रही तो कैसे करेगी? कोई फोर्स एक्ट कर रहा होगा, और फोर्स न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन. और दिस मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा दैट विल बी mv² अपॉन r. लेकिन डेरिवेशन इतनी छोटी नहीं है कि आप यहीं पर इसको ख़त्म कर दें. आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, डिराइव एन एक्सप्रेशन, तो आपको ये वाली वैल्यू भी डिराइव करके दिखानी पड़ेगी, पर थोड़ा शॉर्ट में जल्दी से करके दिखानी पड़ेगी, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में की हुई है ना. वो काफ़ी लंबा करके पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया था. यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें ये वाली एक्सप्रेशन की ज़रूरत है कि ये एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है. और इसमें चलिए सेंट्रीपिटल फोर्स की पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पर. तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को डेविएट करता है लीनियर पाथ से और टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग मूव करवाता है और एक्ट करता है टूवर्ड द सेंटर. उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी अगर कोई बॉडी ऐसे सीधी जा रही है तो इधर से डेविएट करके इस सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए मजबूर करता है, और वो जो फोर्स है दैट इज़ एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर. इस तरह से ये फोर्स सेंटर की तरफ को एक्ट करेगा. हम उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं. सो द फोर्स which deviates a moving body from its linear path to move it along a circular path and is directed radially inward, that is towards the center, is called centripetal force. सो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, अब इसमें थोड़ा सा कुछ चीज़ें और भी बताने वाली हूँ मैं. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ लिया था, फोर्स बता दिया कि कोई जो एक्सेलरेशन, अगर हम जानते हैं कि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो फोर्स एक्ट करेगा. फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन का लॉस मास इनटू एक्सेलरेशन लगा के निकाल देंगे हम वो वैल्यूज़. लेकिन ये थोड़ा सा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है कोई नया फोर्स नहीं है. इसमें कुछ चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए. नोट मैं यहाँ लिख देती हूँ. That is, first thing is centripetal force is not a kind of new force, है ना. It is not a new kind of force. ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए. काइंड ऑफ फोर्स,
नहीं तो आपको लगे कि नहीं भाई ये नया फोर्स मैडम ने बता दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी मैंने आपको इसी चैप्टर 5 में जब हमने टाइप ऑफ फोर्सेस पढ़े थे तो मैंने उधर पे ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम लिया है ना, कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़े थे। आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट। कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़े थे आपने। कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या क्या नाम लिए थे? ग्रेविटेशनल फोर्स लिया था, देन योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिया था, फिर मैग्नेटिक फोर्स लिया था। ये सारे ना ये थे दीज ऑल वर द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, सॉरी। एंड कॉन्टैक्ट फोर्स में हमने क्या किया था? कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन से थे? जहाँ पे दो बॉडीज टच कर रही हैं। तो जैसे हम टेंशन की बात करते हैं या हम नॉर्मल रिएक्शन की बात करते हैं। टर्म अभी आपके लिए नई नहीं है ना। नाउ यू नो टेंशन क्या है, स्ट्रिंग पे होती है। नॉर्मल रिएक्शन क्या है? कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी ऐसे रखी हुई है तो दिस इज़ द नॉर्मल रिएक्शन। आर की बात कर रहे हैं। फ्रिक्शन की बात मैंने की थी। फिर मैंने न्यूक्लियर फोर्स बताया था, वीक न्यूक्लियर फोर्स बताया था, उसमें कहा था हम 12th में पढ़ेंगे, है ना। तो जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स अभी पढ़ना है, ये हम पढ़ चुके। दिस कॉन्टैक्ट फोर्स में टेंशन हमने पढ़ लिया, नॉर्मल फ्रिक्शन भी हमने, नॉर्मल रिएक्शन भी पढ़ा, फ्रिक्शन को भी डिटेल में अभी कर चुके हैं, उसकी एप्लीकेशन पार्ट्स रह गई। तो इन सभी फोर्स में मैंने कहीं पे सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम लिया था जब मैंने वो चार्ट सा बनाया था। जस्ट आप अपना लेक्चर 1 खोल के देखिए, जब इनर्शिया जो है इसी चैप्टर 5 का, तो वहाँ देखने मैंने जो चार्ट बनाया था वहाँ कहीं पे भी मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लिखा था। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है। यही फोर्स जो है, जो हमने पुराने फोर्स है, यही कभी ना कभी सेंट्रीपिटल फोर्स का रूप ले लेते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? इनमें से कोई भी फोर्स जब भी कभी सेंटर की तरफ को एक्ट करेगा तो हम कहेंगे कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये इमेजिनरी है, ये फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ये फोर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, तब ये एग्जिस्ट करता है। तो अब ये कोई बॉडी मूव कर रही है तो इसमें हम कई सारे एग्जांपल दे सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है। तो कौन मूव करवा रहा है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड अर्थ, इलेक्ट्रॉन। अगर ये सन है, सन के, ये आपकी अर्थ है, ये भी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। इवन दो ये एलिप्टिकल होती है, हम लेकिन सर्कुलर फॉर थ्योरेटिकल कैलकुलेशन के लिए ले लेते हैं। तो यहाँ पर कौन आ रहा है? यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ रहा है। फिर अगर आप बात करें कोई सड़क के ऊपर गाड़ी जो है वो चल रही है, बिना स्किड किए वो चली जाए, तो इन जो फ्रिक्शनल फोर्स टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है, दैट इज़ एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर, वो उसको हेल्प करते हैं कि बिना स्किड किए वो चली जाए। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है। तो यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स इज द सेंट्रीपिटल। यानी ये खुद कोई नया फोर्स नहीं है, ये केवल एक ऐसा फोर्स है डिफरेंट सिचुएशन पे जब कोई भी चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो सेंटर की तरफ को है। यहाँ ये इलेक्ट्रॉन को मूव कर रहा है, यहाँ ये अर्थ को मूव कर रहा है, यहाँ ये व्हीकल को मूव कर रहा है, लेकिन हर एक में जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहे हैं वो कौन है? अलग अलग है। तो ये फोर्स हमने पढ़ा, ये फोर्स हमने पढ़ा, ये फोर्स हमने पढ़ा, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं पढ़ा। ऐसे नहीं करना कि टाइप ऑफ फोर्सेस बोले तो उसमें एक नाम सेंट्रीपिटल भी उठा कर डाल दिया। इट इज नॉट अ न्यू टाइप ऑफ फोर्स। पुराने फोर्स ही, इट इज नॉट अ न्यू काइंड ऑफ फोर्स, बट all forces convert into centripetal। जैसे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप बात करते हैं जो अगर आप एक धागे को लेकर इसे सर्कल में विरल कर रहे हैं, स्टोन बांधा हुआ एक धागे से, ठीक है। सो इफ दिस इज द स्ट्रिंग, दिस इज द स्टोन, और इसको हम ऐसे से घुमा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ से आप इसको घुमा रहे हो तो इसके ऊपर जो टेंशन एक्ट करेगा वो इस तरह से हमेशा बॉडी से दूर जाता है टेंशन, दिस इज द टेंशन, ये इस तरह से घूम रहा है। सो स्टोन tied to string, when stone tied to string is whirled
टेंशन इन स्ट्रिंग कहाँ को एक्ट कर रहा है? सेंटर को. इज इक्वल टू दी सेंट्रीपीटल फोर्स. तो कभी कोई न्यूमेरिकल आता है उसमें टेंशन पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए सर्कल में घूम रहा है तो टेंशन इज इक्वल टू द सेंट्रीपीटल फोर्स. ये आपका एक एग्जाम्पल हुआ. ठीक है, दूसरा और एग्जाम्पल दे सकती हूँ मैं आपको कि अर्थ अभी ड्रॉ करा रफ. दिस इज सन, दिस इज अर्थ. ये गोल गोल घूम रही है तो सेंटर पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? सो टू मूव अर्थ अराउंड सन, ग्रेविटेशनल force provide centripetal force. So here क्या हो जाएगा? This will be your centripetal. इस केस में जो centripetal force होगा is equal to the gravitational force बिटवीन अर्थ एंड सन. एग्जाम में आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स भी आपने एग्जाम्पल कोड कर दिया. अगर शॉर्ट में क्वेश्चन दिया है तो कोई भी एक एग्जाम्पल आपने कोड कर देना. तीसरा, दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज द ऑर्बिट इन विच द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग. सो हियर to move electron in orbit electrostatic force between nucleus and electron is there. Therefore centripetal force इस केस में क्या हो जाएगा? centripetal force इस वाले केस में हो जाएगा electrostatic force between nucleus and electron. ठीक है. अब फॉर सेफ टर्न ऑफ साइकिल और व्हीकल कह लें. फोर्थ, आई ड्रॉ दिस डायग्राम हियर ऑल्सो. कर्व्ड रोड है एंड सेफ टर्न के लिए इसके टायर्स और इसके बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, दिस इज टुवर्ड्स द सेंटर. सो फॉर सेफ टर्न ऑफ व्हीकल अराउंड द सर्कुलर पाथ, force of friction between tires and road provides centripetal force. That is इसमें क्या हो जाएगा? centripetal force is equal to frictional force. F, small f लगाते हैं frictional force के लिए. This is frictional force between tires and road. तो देखो ये सारे फोर्सेस के नाम मैंने आपको लिए थे. कहीं पे ये सब के सब दे आर एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर. तो ये जो भी चीज़ें सेंटर की सर्कुलर पाथ पे होते वक्त चल लग रही हैं, दे ऑल आर दी सेंट्रीपिटल फोर्सेस. ठीक है. अब इसकी एक्सप्रेशन अगर आपने
देते हैं, दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स, एग्जाम्पल है, एग्जाम में कोई भी 2 एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं। ना एक्सप्रेशन की बात, एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको करने से पहले ज़रूर पहले लेक्चर नंबर 13 ज़रूर देखें, चैप्टर 4 का, दैट एक्सेलरेशन 4 टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। सो हम यहाँ पे लेते हैं कि मान लीजिए हम उस कोई भी पार्टिकल है मास m का, वो हैविंग अ यूनिफॉर्म मोशन, लेट अ पार्टिकल ऑफ मास m is having uniform circular motion। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या मतलब हुआ? स्पीड इज कांस्टेंट, तभी होगा ना एक्सेलरेट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड इज कांस्टेंट, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन changing। A particle having a uniform circular motion along a circular path, एक circular path है, such that r जो है radius of circular path है, ठीक है। v1 जो है, अब सर्कुलर पाथ आप यहाँ ले रहे हैं तो आई ड्रॉ इट हियर ओनली, ये सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। दिस इज द सेंटर, किसी इंस्टेंट पे वो पॉइंट ए पर है, यहाँ इसकी वेलोसिटी जो है दिस इज v1, क्योंकि हर जगह अगर आप देखो कांस्टेंट इससे भी वो चल रहा है, तो हर पॉइंट पर जाकर क्या हो जाती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो वेलोसिटी इज चेंजिंग, उसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, दिस इज से v एंड दिस इज से v डैश, ठीक है। b पॉइंट पर आकर उसकी, दिस इज b पॉइंट, ये थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसमें हो रहा है, r इज द रेडियस, मान के चलते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका, ये r ऐसे ही करेंगे, फ्रॉम द o इज द रीजन, यहाँ डेल्टा r हो जाएगा, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। ये चीज़ हमने पहले भी जब की थी, t टाइम पर ये इधर पे है और t प्लस डेल्टा t टाइम पे वो यहाँ पहुँच के बॉडी, v जो है v एंड v डैश एक साथ भी ले सकते हैं, v एंड v डैश, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल at point A and B respectively, इसका मतलब ये हो गया, पहले वाला A का है, दूसरा वाला B का है, और ये इस तरह से है, such that magnitude of this vector V is equal to magnitude of V dash is equal to simple V। डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो जब डायरेक्शन चेंज होती है तो जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, ये हमें पहले ही पता है, दैट whenever there is a change, whenever there is a change in direction, yeah, acceleration due to, whenever acceleration due to the change in direction, when की जगह काटते हैं, acceleration due to
change in direction in circular motion is called centripetal acceleration, right? So this centripetal acceleration changes में जो होगा that will take in this way. अब डायरेक्शन के कारण चेंज हो रहा है, तो अब व्हाट विल डू इज़, इसको हम ये कह सकते हैं, मान लीजिए कि यहाँ मैं शॉर्ट में ही करूँगी, ये एक पॉइंट, दिस इज से एक पॉइंट सी लेते हैं, दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग v1, सॉरी v वेक्टर v को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर v डैश को, और ये जो होगा दिस इज़ इस तरफ को जा रहा है. इफ़ यू सी, ये चीज़ को उठा के मैं यहाँ ले आऊँ तो जो चेंज होगा इट विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर. दिस इज़ योर v वेक्टर माइनस, अगर डायरेक्शंस को ध्यान दें आप, ये ऐसे जा रहा है, इसके पीछे ये जा रहा है, यानी ये प्लस ये इज इक्वल टू दिस. तो दिस मीन्स ये जो है दिस इज़ v डैश वेक्टर माइनस v वेक्टर, ये v डैश है, ठीक है. दिस इज़ द चेंज. और ये एंगल कितना होगा, जितनी ये इनकी पोजीशन दूर होती जाएगी उतना ही ये एंगल भी उतना ही दूर जाता जाएगा. सो दिस acceleration due to change in direction in circular motion is called centripetal acceleration. So that is equal to accelerate this, which is given as what, centripetal acceleration जब आता है, so we always give it as a due to the change in the direction. So यहाँ पर इसको due to the change in the direction है, और आप वो फॉर्मूला भी, this is the centripetal acceleration will be equal to your whatever change is there, delta v vector upon delta t टाइम में वो यहाँ से यहाँ गया. दिस इज़ व्हाट वी हैव. अब इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी. तो ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल PCQ, यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में मैंने कर दिया इसको, दैट PCQ ये कैसे ट्रायंगल है, कुछ खास इनमें आपको लग रहा है. इफ़ यू सी, ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, ये दोनं का मैग्नीट्यूड बराबर है, और ये एंगल वर्टेक्स एंगल इसका थीटा है, वर्टेक्स एंगल थीटा. तो ये क्या है, R आइसोसेलेस ट्रायंगल विद सेम वर्टेक्स एंगल. तो कैसे हो जाएंगे, दे आर सिमिलर, देयरफॉर ट्रायंगल्स आर सिमिलर. और इनके रेशोस आप लिख सकते हैं. दिस विल बी योर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डेल्टा वी, दिस इज नथिंग बट डेल्टा वी वेक्टर, चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा वी वेक्टर अपॉन v is equal to delta r upon r. Delta v upon v vector is equal to delta r vector upon r vector. इस डेरिवेशन हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, ये कि ट्रायंगल लॉ यूज़ कर रहे हो. जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेरिवेशन आती है, जो कि हमने लेक्चर नंबर 13 में की है, वहाँ सब चीज़ें लिखी हुई है, ये क्या है. यहाँ पे हमें डायरेक्ट लिख करने की कोशिश कर रहे हैं. सो हियर इट विल बी डेल्टा वी विल बी equal to magnitude of vector v by magnitude of vector r into magnitude of this delta v. This is what this can be written as v upon r into change in the velocity, this is sorry r, change in position delta r. This is your delta v. तो यहाँ पर डाल देंगे. सो AC will be equal to what, v upon r substituting in 1, ये फर्स्ट इक्वेशन थी. तो आपका क्या आ जाएगा, v upon r into delta r by delta t. What is delta r by delta t? That is v. So v upon r into v, this is v square upon r.
acceleration is this, always directed towards center. आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर. दिस इज एक्सेलरेशन. नाउ फ्रॉम न्यूटन second law, force responsible for this acceleration will be, क्या होगा, F is equal to M into AC. Acceleration की जगह ये will be FC, will be centripetal acceleration will be this. So this is going to be your formula. FC, centripetal force, will be equal to M V square upon R. इसको अगर आप सिंपल इसमें करें तो आप इसको क्या कर सकते हो, दिस वी नो V इज इक्वल टू R ओमेगा होता है. सो एफ सी विल कैन बी रिटन एज M V स्क्वायर की जगह R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन R. एक R से एक R कट जाएगा. सो इट विल बी MR ओमेगा स्क्वायर. एक चीज़ ये आ गई, ठीक है. दूसरा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन T. So FC will be equal to what, MR 2 पाई अपॉन T का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये जाएगा 4 पाई स्क्वायर MR अपॉन T स्क्वायर. फिर एक और चीज़, दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन T. सो FC कैन बी रिटन एज 4 पाई स्क्वायर MR इंटू द फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर. तो इसका मतलब आपके पास कितने फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स के आ गए. You have FC, you can write it as mv square upon r. अगर आपको वेलोसिटी की, लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, अगर एंगुलर वेलोसिटी की, राइट इट एज mr ओमेगा स्क्वायर. अगर कुछ टाइम पीरियड से रिलेटेड हो गया तो आप लिखेंगे 4 पाई स्क्वायर mr अपॉन टी स्क्वायर. ये न्यूमेरिकल्स पे डिपेंड करता है. अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में है तो 4 पाई स्क्वायर m न्यू स्क्वायर. सो दीज आर द फॉर्मूलाज विच यू हैव टू रिमेंबर फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट वी हैव. ये तो हो गया आपके सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, जितना भी मैं आइडिया आपको देना चाहती थी. आई हैव गिवन एवरीथिंग. अब दूसरी फोर्स जो की बात हम करेंगे, दैट विल बी योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक्चुअल में मैंने तुम्हारा न्यूटन सेकेंड लॉ नीचे, सॉरी इससे पहले जो है, एक तो न्यूटन सेकेंड लॉ यूज़ हो रहा है, वो नहीं, मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई, बट आई फील कि आई शुड हैव मेड इट. मैं बनाऊंगी भी इसके बाद, आई विल मेक दैट ऑल्सो, जिसके बिना मज़ा नहीं आएगा इस चैप्टर में अगर मैं सेकेंड लॉ के चीज़ ना लूँ. और दूसरा एक सूडो फोर्स होता है, उसके बारे में मैं अगर आपसे बात ना करूँ तो इट्स नॉट वर्थ. सो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये फोर्स जो है अब जो बॉडी है रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ अ बॉडी. कभी कोई अगर बॉडी, जैसे मान लीजिए अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में है, ये है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, एक फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, एक फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है. तो जो सेंटर की तरफ लगता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपीटल, है ना, और जो बाहर की लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल. ठीक है. सेंट्रीपिटल फोर्स तो ये जो भी दूसरे फोर्सेस हैं वही कन्वर्ट होते हैं. सेंट्रीफ्यूगल ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं, जब हम एक सूडो फोर्स के बारे में भी पढ़ते हैं. सूडो फोर्स जो है ये कोई रियल फोर्सेस नहीं होते, सूडो फोर्सेस, इसके ऊपर भी मेरे को एक लेक्चर तैयार करना है, सूडो फोर्सेस. पर अभी बेसिक सा आइडिया मैं यहाँ पे आपको सूडो फोर्स का ये दे देती हूँ. आई नॉट गो इन डिटेल, मैं बनाऊँगी इसकी वीडियो आपके लिए, बट यहाँ क्योंकि इस्तेमाल होना है तो आई जस्ट गिव एन रफ आइडिया.
जिन बच्चों को बनाना नोट लिखना है वो लिख लें, मैंने इसमें नहीं ऐड कर रही हूँ इसको। सूडो फोर्स, दिस इज सूडो फोर्स। ये जो है एक्चुअल में क्या होता है, जब न्यूटन का सेकेंड लॉ निकाला था उसमें बोला था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। इससे पहले थोड़ा सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि जब मैं शुरू करूँगी तो उस वक्त मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात भी करूँगी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अभी मैं जस्ट शॉर्ट में बता रही हूँ, ठीक है। दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, एक होता है इनर्शियल और एक होता है नॉन इनर्शियल, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जिसमें बॉडी की जो ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर का जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो होता है, इट इज़ हैविंग अ ज़ीरो एक्सेलरेशन। और न्यूटन के लॉज जो हैं ओबे करता है ये, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि न्यूटन्स के लॉ जब भी हम करते हैं तो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन नहीं है तो वी ऑलवेज टेक इट द ऑब्जर्वर इज़ ऑन द अर्थ, तो वहाँ वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। तो इट्स दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम ग्राउंड को लेते हैं, वहाँ हम इनर्शियल बोलते हैं और इसमें सारे ओबे करते हैं लॉ। लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम है जो जिसमें कि एक्सेलरेशन होता है, द फ्रेम इज़ एक्सेलरेटिंग। जैसे कि मान लो कार के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अब एक ये कार मूव कर रही है, इसके अंदर कोई बॉडी का मूवमेंट देख रहे हैं। एक बंदा बॉडी के कार के अंदर बैठ के उस मोशन को देख रहा है, एक तो हम कहेंगे कि वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। और एक बंदा यहाँ, ये कार है, घर की जैसी क्यों बन रही है, ये कार है आपकी, और इसके अंदर किसी चीज़ के मोशन को देख रहा है, तो ये ग्राउंड पे खड़ा है, रेस्ट पे। तो यहाँ पर ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यहाँ पे ओम जो आपके न्यूटन के लॉ हैं बहुत बढ़िया सारे जो भी टर्म्स एंड कंडीशन उसको अप्लाई करते हैं। लेकिन जब ये अंदर बैठ जाता है तो क्या होता है, इसको तो लगता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो भी मूव कर रहा है विद द कार। इस वाले में क्या होता है, ये भी कार के अंदर है, वो ऑब्जेक्ट भी कार के अंदर है, कार आगे जा रही है, द कार इज मूविंग फॉरवर्ड, तो इसके हिसाब से तो वो रेस्ट पे होता है। तो फिर यहाँ पर जब इसको करते हैं न्यूटन्स के लॉ को ये ओबे नहीं करता है व्हेन द ऑब्जर्वर इज इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो वहाँ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ, अब ऐसा तो है नहीं ना भाई, हर एग्जाम्पल ऐसा थोड़ी ना होगा। हम लाइफ में तो चीज़ें ऐसी होती हैं कि बंदा ग्राउंड पे भी है, बंदा गाड़ी के अंदर भी होगा, तो वो तो जब एक लॉ लगाया है तो उसको तो वहाँ पे वैलिड होना चाहिए। उसको ओबे करवाने के लिए यहाँ पर एक इमेजिनरी फोर्स को इमेजिन किया गया। उन्होंने कहा कि जिस तरफ को भी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, ये मेन पॉइंट याद रखना, जहाँ भी बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको कहते हैं सूडो फोर्स। अदरवाइज क्या होता है, हमने न्यूटन के लॉ में क्या पढ़ा था, द फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो बॉडी एक्सेलरेट उसी डायरेक्शन में करती है जिस डायरेक्शन में फोर्स की जो डायरेक्शन होती है, फोर्स की डायरेक्शन हमेशा वही होगी जो जिस डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। लेकिन सूडो एक्सेलरेशन क्या बोला कि इट इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन, जिस डायरेक्शन में भी वो एक्सेलरेट करेगी। डिटेल में हम बाद में नेक्स्ट एक दो लेक्चर के बाद में बनाती हूँ उसको, तो उसमें करेंगे हम। सो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। एक आपने क्या बात याद रखनी है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपने न्यूटन्स लॉ को वैलिड करने के लिए एक इमेजिनरी फोर्स कंसिडर किया गया जिसका नाम क्या दिया गया, सूडो फोर्स। और वो सूडो फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, जहाँ यहाँ पर जो बॉडी पे जब यहाँ बैठा हुआ है तो इस बॉडी के ऊपर जो भी है इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। लेकिन जो बंदा इसके अंदर बैठा हुआ है उसके लिए इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द कार के एक्सेलरेशन की तरफ को वो नहीं होगा, वो ऑपोजिट होगा। कौन, सूडो फोर्स ऑपोजिट होगा, अदरवाइज फोर्स। फिर वो टर्म कंडीशन लगा के जब कई केसेस लिफ्ट वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे ये भी ये ले लिया मैंने, या आप एक बड़ा मेलों में जाते हैं तो आपने देखा होगा वो डेथ वेल होती है,
उसमें भी मोटरसाइकिल वाला ऐसे ऐसे चला रहा है, तो उस पे ऊपर भी आप उसको चाहे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से कर लो, चाहे आप सेंट्रीपिटल फोर्स से कर लो। अगर आप ये देखते हैं कि वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा, तो आप बोलोगे कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। अगर आप वो जो साइकिलिस्ट के नज़रिए से देखो तो बाइकर की नज़रिए से देखो तो बाइकर किस में है, मोशन में है। तो बाइकर मोशन में तो वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो वो कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो गया। तो वो कहेगा कि मेरे ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर की तरफ कोई फोर्स लग रहा है। जैसे अभी इससे अच्छा एग्जांपल मैं बताती हूँ, जैसे आप झूला झूलते हैं, गोल गोल झूले में बैठे हैं, वो बहुत ज़ोर से घूम रहा है, ये पॉइंट है घूमने का, या तो आपको ऐसा लगता है कि आप गिर जाओगे बाहर की तरफ को, तो आप जो रॉड है उसको टाइट से बांध लेते हैं। मैरी गो राउंड वाला तो बिल्कुल ही सिंपल, जो हर आपके पार्क में मिल जाएगा, उसमें देखो पास होगे तो उतना तेज़ नहीं करेगा, जितना दूर जाते जाओगे ये बहुत ऐसा लगता है तेज़ सा हो रहा है, हम बाहर की तरफ को गिर जाएंगे। क्यों होता है? बिकॉज उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होता है, दैट इज़ अ सूडो फोर्स इज एक्टिंग देयर। और वो सूडो फोर्स कौन सा वाला होगा? क्योंकि सर्कुलर मोशन में हम उसको बोलते हैं फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो क्योंकि मेरे को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ाना था, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए मुझे बताना था कि वो क्या है। एक सूडो फोर्स है, वो अब सूडो फोर्स क्यों आया उसके लिए मुझे बताना पड़ गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल। अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पर है और तो हम कहते हैं कि वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है और वहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑबे हो जाते हैं। लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम में वो ऑब्जर्वर भी मोशन में होता है, वो एक्सेलरेट करता है, तो वो न्यूटन्स के लॉ को बे नहीं कर रहा होता है। तो उसके कारण लॉस को बे करवाने के लिए एक फोर्स को इमेजिन किया गया, और वो फोर्स जब लगाया गया तो उसको इस ढंग से सेटिंग की गई कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है उसकी अपोजिट उसको नाम दे दिया। मैग्नीट्यूड इज सेम, न्यूटन के हिसाब से मास इनटू एक्सेलरेशन, ये सिर्फ नेगेटिव किया। ये चीज़ें कैसे की? ऐसे थोड़ी अपनी मर्जी से कुछ कर दिया। मान लो आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने को दी, ठीक है, कैलकुलेशंस आपने की, तो आपका रिजल्ट थोड़ा सा गलत आ गया, तो आप क्या करते हो? फिर देखते हो ना कि क्या चीज़ें, कुछ कांस्टेंट कोई चीज़ ऐड करके एक्सपेरिमेंट वो वैल्यू उतनी आ जाए, तो फिर आप उसको हर जगह ही उस कांस्टेंट को जोड़ लेते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ किया गया कि इन्होंने बोला कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी, क्योंकि ऐसे तो कंडीशन है नहीं कि हमारी लाइफ में हम हमेशा ही इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही होंगे और वैसी ही प्रॉब्लम लाइफ में आएंगी। जो चीज़ें हैं वो तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो वहाँ पे भी हमको न्यूटन लॉ ओबे करवाना है। तो उसको ओबे करवाने के लिए एक इमेजिनरी फोर्स को किया गया और उसका नाम दिया गया सूडो फोर्स, एंड दैट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। अब ये देखिए, तो अब सर्कुलर मोशन में क्या होता है, हमें पता है सर्कुलर मोशन में द फोर्स इज एक्ट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज एक्टिंग इन टूवर्ड्स द सेंटर। मैंने क्या बोला कि वो सूडो फोर्स कहाँ को होगा, बाहर की तरफ को, ऑपोजिट टू दिस। तो इसलिए ये दिस वाज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स तो हमने बताया था कि वो सेंटर की तरफ एक्ट करता है, डिराइव कर चुके। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो अलग है, क्योंकि ये इस बॉडी के ऊपर, मतलब इस बॉडी को लग रहा है कि मेरे ऊपर वो फोर्स एक्ट कर रहा है और मैं बाहर की तरफ को गिर रहा हूँ। ये जो ऑब्जर्वर यहाँ पर है उसके हिसाब से तो ये बॉडी मूव कर रही है विद द हेल्प ऑफ दिस सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज एक्टिंग इन टूवर्ड्स द सेंटर। लेकिन ये वाली बॉडी के हिसाब से इसको लग रहा है कि मेरे ऊपर कोई फोर्स लग रहा है जो मुझे बाहर की तरफ को फेंक रहा है, एंड दैट फोर्स इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब आ जाते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे। सो a force that tends to move the bodies or particles of a rotating frame away from the axis of rotation
is called centrifugal force. इसका जो मैग्नीट्यूड है इट इज इक्वल, अब दिस इज अ सर्कुलर पाथ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसमें जो आपको पॉइंट याद रखने हैं, पॉइंट टू रिमेंबर दैट centrifugal force is a pseudo force. Is a pseudo force, imaginary है, pseudo force which always acts opposite to the acceleration of the moving body. ये ऑपोजिट होता है. सो इफ़ यू सी दिस, अगर हम ये बोलें ये सर्कुलर मोशन है, ये बॉडी है, तो इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, दिस इज़ दी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यहाँ होगा तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा इसके. दिस विल बी योर द सूडो फोर्स, एंड इस वाले में इसका नाम क्या दिया जाता है, सूडो फोर्स. तो हर जगह कहीं भी हो, लीनियर में भी होता है, सर्कुलर में भी होता है. देखो सर्कुलर में होता है सूडो फोर्स कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ये जब सर्कुलर मोशन में होता है तो उसका नाम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है. द वे सूडो फोर्स दैट्स ऑलवेज ऑपोजिट टू द बॉडी के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है तो उसके ऑपोजिट एक सूडो फोर्स है, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो अगर ये इस तरह से है तो आपकी इसकी जो मैग्नीट्यूड है सेम इस तरह, हमें पता है इस तरफ को कौन एक आता है सेंट्रीपिटल फोर्स. सूडो फोर्स का जो डायरेक्शन है और सॉरी सेंट्रीफ्यूगल का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज both are equal, so this the magnitude of centrifugal force is equal to the magnitude of centripetal force, which is equal to mv square upon r. This is what we have. इसको थोड़ा सा explain करने के लिए अगर explanation देनी है, so I'll take an example. मान लीजिए कि एक रोटेटिंग टेबल है हमारे पास, ठीक है. दिस इज रोटेटिंग टेबल. ये एक टेबल है, दिस इज a rotating table. और ये एक्सिस भी इसकी मान लीजिए है ना, अल्ट्रा इसे इस एक्सिस के अलॉन्ग ये रोटेट कर रहा है, एंड इट्स रोटेटिंग विद से ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी विद विच इट इज रोटेटिंग. सो ओमेगा इज द angular velocity of rotating table about its axis, say xx dash. Now O इसका सेंटर हो गया, यहाँ पर एक मास m रखा हुआ है, ठीक है. दिस इज मास m. सो m इज द मास of the body on the table at distance r.
आर डिस्टेंस पे है, ठीक है। और इसमें दो केसेस आएंगे. इफ़ द ऑब्जर्वर इज, वी हैव टू केसेस. केस 1 लेते हैं. ऑब्जर्वर इज ऑन द ग्राउंड, ठीक है. ऑन द ग्राउंड आई मीन्स inertial frame of reference. ये inertial frame of reference में. So अब इस वाले ऑब्जर्वर को जो ग्राउंड पे है उसको क्या लगेगा कि ये जो जब ये रोटेट कर रहा है तो ये मास जो है ये भी रोटेट हो रहा है आर रेडियस के सर्कल में. सो जो एक्सेलरेशन यहाँ होगा, in this case the mass m appears to move in a circular path of a radius r to the observer. Hence, acceleration of the body, कौन सी body? m, with respect to observer will be equal to what? Centripetal acceleration. ठीक है. ये एग्जाम्पल में दोनों चीज़ें एक्सप्लेन. यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा? सेंट्रीपिटल इन दिस विच इज इक्वल टू हाउ मच? v square upon r. So therefore centripetal force acting on the body is equal to कितना हो जाएगा? mv square upon r. Now if in free body diagram अगर आप इसको देखो, दिस इज द मास m, इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ऊपर की तरफ को होगा, जो इसका वेट है वो नीचे की तरफ होगा, जो इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर, ये सारे फोर्सेस होंगे. नाउ बॉडी रेस्ट पे ही है, घूम रही है, तो बॉडी इज एट रेस्ट. सो इस वाले केस में हमारे पास विल हैव दैट आर इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा. और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा होगा? वो प्रोवाइड कर रहा होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द दिस बॉडी एंड द surface of the table. So here body is at rest, therefore एक तो r is equal to mg आ गया, एक इक्वेशन ये, एंड centripetal force equal to fc acting toward center is provided by force of friction. किससे रिप्रेजेंट करा था? इतनी देर से मैं कर रही हूँ. स्मॉल f किस का? बिटवीन स्मॉल m एंड टेबल, इन दोनों के बीच. ठीक है, क्लियर हो गया. Now this is explanation for centripetal and centrifugal. ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूज झूठा वाला है तो वो कहाँ आता था? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सो दिस इज हियर ऑब्जर्वर इज
द ग्राउंड दैट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तो क्या चीज़ आ रही है हमारी, सेंट्रीपिटल फोर्स। यही एग्जाम्पल है। इसी एग्जाम्पल में अगर हम केस लेते हैं कि मोशन ऑफ अ बॉडी in non-inertial frame of reference. Motion of the body in non-inertial frame of reference. ठीक है, किसकी बात हो रही है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो कहाँ होगा, अगर नॉन बॉडी का हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कर रहे हैं तो यही टेबल है। यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर, हमने ऑब्जर्वर इज ऑन ग्राउंड, ये था ग्राउंड पे, ठीक है, ऑब्जर्वर है ये, और जहाँ ऑब्जर्वर होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये कैसा है, रेस्ट पे है, दैट इट्स नॉट एक्सेलरेटिंग, दिस इज इनर्शियल, है ना। अब हम इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन ऑफ द बॉडी हम देखेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। वही डायग्राम बनाना है, यही आपका टेबल है, ठीक है। स्टैंड है इसका, इस एक्सिस के अलॉन्ग ये रोटेट करवाया जा रहा है, ओमेगा इसकी वही ब्लॉक है, यहाँ पे एम मास का है, ये आर डिस्टेंस पे है, और एडिशनल ये किया कि ऑब्जर्वर को भी इसके ऊपर खड़ा कर दिया है, ठीक है। सो for non-inertial frame of reference, the observer is standing on the table, ठीक है। तो अब उस वाले में उसको वो दिख रहा था कि वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाउ बॉडी M will appear to be at rest to the observer। ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि वो कैसा है, रेस्ट पे है, पर वो आदमी भी उसी पे है, बॉडी भी इस रोटेशनल टेबल पर, तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है, ठीक है। सो बोथ ऑफ देम आर एट रेस्ट, हेंस नेट फोर्स ऑन द बॉडी क्या हो गया, 0। लेकिन इफ़ यू सी द फ्री डायग्राम, उसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को, इन फ्री बॉडी डायग्राम मैं यहीं पे बना देती हूँ, दिस इज़ द मास, दिस इज़ द नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज़ द वेट mg is here, and you have the force of friction जो कि कहाँ को एक्ट कर रहा होगा, दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर। अब जो कि प्रोवाइड करेगा, हमें पता है क्या प्रोवाइड करता है, सो फोर्स, इसको एक इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि वो इक्वल नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0, सो इन फ्री डायग्राम R इज इक्वल टू mg, ये तो क्लियर ही है यहाँ से,
frictional force. I'll write this is frictional force, क्योंकि ये इसी तरफ को होगा ना, ये बॉडी यहाँ इसको टच कर रही है तो इसी तरफ को एक्ट करेगा, टेंजेंशियली एक्ट करेगा. एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग टूवर्ड सेंटर. ये आपके सेंटर की तरफ को एक्ट कर रहा है. टू बैलेंस F, a force called pseudo force. Pseudo force क्या होता है? Pseudo force is acting on the, नहीं तो इधर खसक जाएगी, नहीं खसक रही है ना, on the बॉडी. सूडो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी. अदरवाइज वहाँ पे तो उसको दिख रहा था, पिछला जो केस था उसमें तो उसको दिख रहा था कि वो बॉडी जो है वो मूव कर रही है, वो एक्सेलरेट कर रही है. और वहाँ पर उसने बोल दिया कि वो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की तरफ ही वो फोर्स होगा, और उसने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो दिख ही रहा था. अब वो खुद वहाँ बैठ गया है, उसी टेबल के ऊपर आ गया. अब तो उसको रेस्ट में दिख रही है, उसको तो मूव होती हुई दिख नहीं रही है. जब नहीं मूव होती हुई दिख रही है वो स्टेशनरी, लेकिन हमें ये तो पता है फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ को एक्ट कर रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए तो कोई फोर्स चाहिए. वो फोर्स कौन सा होगा? दैट विल बी अ सूडो फोर्स. इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर बाहर की तरफ को कोई फोर्स होगा. और वो फोर्स हमें पता है, उसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकाली हमने कहा कि वो जो इस बॉडी के ऊपर इस मास के ऊपर कोई ना कोई फोर्स तो लग रहा है, सॉरी एक्सेलरेशन तो लग रहा है. कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है. वो कहाँ को था? इस तरफ को था. तो जो फोर्स लगेगा, जो सूडो फोर्स है वो कहाँ लगेगा? ऑपोजिट. क्योंकि मैंने बताया कि जब भी हम सूडो फोर्स की बात करते हैं, वो एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, which is centripetal acceleration towards center. Hence pseudo force, ये जो pseudo force होगा opposite to सेंटर होगा. सूडो फोर्स विल बी ऑपोजिट टू सेंटर एंड कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स equals to mv square upon r. Is it clear? ये था, वो स्टेशनरी है, इधर पे से फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है. इसको बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स चाहिए, तो वो इमेजिन किया, दैट इज अ सूडो फोर्स. टू बैलेंस द फोर्स, अ फोर्स कॉल्ड सूडो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, क्योंकि हमेशा सूडो फोर्स इज ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, विच इज अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टूवर्ड सेंटर. दैट इज opposite to the acceleration of the body, which is opposite to centripetal acceleration towards the center, which is opposite to the centripetal acceleration towards the center. Hence pseudo will be opposite to the opposite to center and called as centrifugal force. और ये आपका इधर को जो एक्ट करेगा, this will be your centrifugal force. ठीक है, this is what we have. अब सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्लियर हो गया. अब दोनों में डिफरेंस भी देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चन है कि आपको कई बार सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उनके बीच में डिफरेंस आ जाता है. सो दिस इज सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल. ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा कहाँ है? डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर. सेंट्रीपिटल फोर्स
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं सेंट्रीपिटल को FCP और इसको कर देते हैं FCF सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है ना। पहला पॉइंट इसमें ये आता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव। ये जो सेंट्रीफ्यूगल है इट इज अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अवे फ्रॉम द सेंटर। ये सेंटर किसका सेंटर है? ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है। सेकेंड, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है बॉडी पर एक्ट करता है जब वो रोटेट करती है सर्कुलर पाथ में। अब सेकेंड, सेंट्रीपिटल फोर्स acts on a body when it rotates in circular path। ये बॉडी की तरफ, बॉडी पे एक्ट करता है और टूवर्ड्स द सेंटर होता है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इन अ रोटेटिंग फ्रेम। ये कब होता है? जब रोटेटिंग फ्रेम है, यानी वो जो ऑब्जर्वर कहाँ था उसके अंदर है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसका कौन सा हो गया? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ गया। सो सेंट्रीफ्यूगल क्योंकि इमेजिनरी है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इन अ rotating frame, ठीक है। तीसरी बात, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इज अ रियल फोर्स, और ये जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इज एन इमेजिनरी फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है फॉर सर्कुलर मोशन के लिए ज़रूरी है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की ज़रूरत नहीं होती है कि बॉडी को सर्कुलर पाथ में रहने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये इमेजिनरी फोर्स है, ये एक सूडो फोर्स है। ये तभी आता है जब ऑब्जर्वर कहाँ पे है? इफ इट द ऑब्जर्वर इज इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी जहाँ वो बॉडी मूव कर रही है उसी में भी वो भी एक्सेलरेट कर रहा है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ज़रूरी है फॉर द सर्कुलर मोशन। इट इज नीडेड फॉर circular motion, and this one it is not needed। ये तो सूडो फोर्स है, ये तो वैसे भी एक्सिस्ट करेगा कि अगर मैंने एग्जांपल दिया था कार में एक बंदा कार के बाहर खड़ा होकर देख रहा है, कार के अंदर है, तो वो कार के अंदर जो चेंज देखेगा चीज़ में चेंज, उसमें सूडो फोर्स आ जाता है। तो ये जब वो सर्कुलर पाथ में था तो हम सेंट्रीफ्यूगल नाम दे देते। इट इज़ नॉट नीडेड फॉर सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में लाने के लिए नहीं इसकी ज़रूरत है, पर सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत है सर्कुलर मोशन में लाने के लिए, ठीक है। देन वी हैव दिस जो दिस फोर्स, मैं दिस पे आ गई हूँ, बार बार FCP लिख, दिस ये फोर्स जो है दोनों जगह एग्जिस्ट कर रहा है, इनर्शियल में भी नॉन इनर्शियल में, लेकिन ये केवल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। दिस फोर्स
comes into play in both inertial and non-inertial frame of reference. ठीक है, और ये वाला जो है this comes into play in a non-inertial frame. This force comes into play in non-inertial frame of reference. ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव. इसमें मेरे को थोड़े से न्यूमेरिकल्स भी थे करवाने के लिए, बट टाइम हो चुका है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. आप लोगों से बार बार मैं कहती हूँ कि अगर वीडियो ज़्यादा लंबी है तो बच्चे आप उसको रिपीट करके 2 दिन में देखिए, हाफ करके, बट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. अब मेरे ख्याल से किसी अभी इसके न्यूमेरिकल्स बड़े इंटरेस्टिंग थे, मैं पार्ट 2 में लूँगी सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स के न्यूमेरिकल्स. टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय.